चल रही यूं ही चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है गौ सेवा और अनुभूति का सफेद रंग। मैं आपकी आवाज की दुनिया का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आज के दौर में जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की बात कर रही है, तब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारी परंपराओं और आधुनिक पर्यावरणीय चिंताओं के बीच एक नया सेतु बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं जिन्होंने एक अनोखी पहल के माध्यम से अंतिम संस्कार जैसी संवेदनशील और पारंपरिक प्रक्रिया को भी पर्यावरण अनुकूल बनाने का प्रयास किया है। हम बात कर रहे हैं गौमाया के संस्थापक, सामाजिक उद्यमी, सतत विकास के समर्थक और गौ आधारित नवाचारों के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने वाले व्यक्तित्व डॉक्टर सीताराम गुप्ता जी का। डॉक्टर गुप्ता का कार्य केवल गोबर या गौ आधारित उत्पादों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वेस्ट टू वेल्थ, सर्कुलर इकोनॉमी, कार्बन न्यूट्रल समाधानों और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की एक व्यापक सोच को सामने लाता है। तो आइए बिना किसी देर के स्वागत करते हैं डॉक्टर सीताराम गुप्ता जी का। डॉक्टर गुप्ता जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन। जय गौ माता, जय गोपाल। चलिए तो डॉक्टर गुप्ता, आपसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। मुझे लग रहा है आज बातचीत बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, शुरुआत से ही शुरुआत कर लेते हैं। कुछ अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताइए, कुछ बचपन के बारे में, पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए हमें। जी, मैं प्रारंभिक से शुरुआत करूं तो पहले जो जीवन के 8 साल निकले सर, वो मेरे ग्रामीण परिवेश में निकले जी, जहां गाय और गोबर के बीच ही रहे। वहां पे मतलब हमारे घर परिवार में गौ माता का स्थान था। गोबर से भी हमारा ताल्लुक था कि उससे कहीं दूरी नहीं थी। जैसे आज के बचपन में जरूर ये सब चीजें धीरे धीरे गायब हो रही है, पर हमारा जुड़ाव था। और 9 वर्ष की उम्र में फिर मैं जयपुर आ गया। तो मेरी जो स्कूली एजुकेशन हुई वो हुई आदर्श विद्या मंदिर से। अच्छा। हाँ, देश सेवा और राष्ट्र प्रेम का जो भाव पैदा हुआ वो वहीं से हुआ, और वो निरंतर सतत जारी है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। फिर उसके बाद एजुकेशन, बीएससी मैंने मैथ्स किया, एमए हिंदी किया, कंप्यूटर ओ लेवल किया, एमबीए फाइनेंस किया, एनडीडीवाई किया, और भारत सरकार एक कोर्स करवाती है एमडी पंचगव्य 3.5 साल का। ओके। तो एक डिफरेंट डाइवर्स फील्ड में और एजुकेशन रहा, तो बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसको अब जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। बड़ा डाइवर्स है एजुकेशन भी, आपने बहुत ही डाइवर्स प्राप्त कर ली है। सभी तरह की बीएससी मैथ्स से आपकी शुरुआत हुई और एमबीए तक पहुंच गए। तो अब ये बताइए कि क्या स्टूडेंट लाइफ में समाज और सेवा के प्रति आपकी सोच थी, या स्टूडेंट लाइफ ने उसको प्रभावित किया, या किस तरह से ये सोच क्या उसी समय से थी आपकी? जी, मैं सामान्य तो है, मेरे जैसे लेक्चर्स भी होते हैं, यूथ के इंटरेक्शन प्रोग्राम्स होते हैं, तो मैं वहाँ हर बार एक लाइन कहता हूँ कि हर युवा के जब वो लगभग 16 से 20 की एज में होता है, तो उसमें एक भाव जरूर आता है। अमूमन मेरे अंदर था कि मैं जीवन में कुछ ऐसा करके जाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। ये था सर उस समय भाव।
अब ठीक है, सामान्यतः युवाओं की आता भी है, फिर धीरे धीरे उसकी एजुकेशन होती है, मैरिज हो जाती है, बच्चे होते हैं, समाज की जिम्मेदारियां, तो कई बार फिर क्या होता है 25-30 साल आते आते वो भी फिर यही सोचता है कि जो दुनिया कर रही है वही कर लेना है। पर इन एज ऑफ 46 ये ईश्वरीय कृपा मैं मानता हूं, जब कोरोना आया कि वाकई मुझे जो मेरा 16 से 20 का सपना था ना, वो पूरा करने का सौभाग्य ठाकुर जी ने मुझे दे दिया सर। और ये बात तो आप सही कह रहे हैं, भाव सब में होता है, लेकिन वो समय के संघर्षों के साथ साथ दबता जाता है। बहुत बढ़िया बात कही है आपने। तो जी। आपने सामाजिक उद्यमिता या सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में आने के लिए, तो क्या आपने उस समय ही चाहता है, या कोई आपको ऐसे कोई गुरु मिले या कोई ऐसे मेंटोर मिले जिन्होंने आपको इस राह पे आगे बढ़ा दिया? मैं जब ग्रेजुएशन मैंने किया तो सामान्यतः वैसे जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, फादर मेरे HM से रिटायर हुए थे और 3 बड़े ब्रदर हैं, तीनों एसोसिएट प्रोफेसर है, प्रिंसिपल्स हैं। ओके। और मैं खुद भी लोक जुम्बिश, अगर आपने नाम सुना हो, लोक जुम्बिश परियोजना चलती थी सरकार की, उसमें मैं 5 साल मास्टर ट्रेनर रहा, जहां मैं 21 ईयर की एज में 50 ईयर के टीचर्स को ट्रेनिंग दिया करता था। अच्छा। तो कहीं ना कहीं वो भाव तो मन में था कि हाँ हमें अच्छा काम करना, अच्छा कॉज करना है, पर ठीक है एक व्यापारिक दृष्टिकोण था। तो BSc करते हुए कोई लाइन नहीं समझ में आ रही थी कि अपन को करना क्या है लाइफ में, किस डायरेक्शन में जाना है। और ये जरूर था कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, लेकिन एग्जैक्ट चीज पकड़ में नहीं आ रही थी। तो आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे गायत्री परिवार से जुड़ने का मौका मिला, गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, और वहीं से प्रेरणा मन में आई कि कुछ देखिए, अपने लिए तो दुनिया में सब करते हैं, है ना, जीव भी करते हैं, जानवर भी करते हैं, पर ईश्वर ने यदि हमें मनुष्य बनाया है, जहां 2 डिफरेंट चीजें हमको दी सर, एक हमारी विचार शक्ति और एक इसको क्रियान्वित करने की ताकत। तो लगा कि अगर ये 2 शक्तियां ईश्वर ने दी है, तो क्यों नहीं हम कुछ ऐसा डिफरेंट कर जाएं कि हमारे मानव जीवन के सार्थक होने को साकार कर दें हम। तो बस वो भाव और विचार चलता रहा, व्यापार में मशगूल रहे थोड़े टाइम। मैं रियल एस्टेट में हूं सर, पिछले 25 सालों से मैं व्यापार में हूं, आज भी निरंतर जारी है। आज ही G+2 के अपार्टमेंट और विला वगैरह बनाता हूं, बट कहीं ना कहीं उसके साथ भी एक था कि ये भी सेवा कार्य था, क्योंकि किसी को घर देना भी और एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। व्यापार तो चलो एक होता ही है, बट मन में एक सुकून था कि किसी को आप एक घर दे रहे हैं। कहते हैं सर, रोटी कपड़ा मकान 3 मूलभूत आवश्यकता है। रोटी खा के आदमी 6-8 घंटे रह सकता है, दोबारा खानी पड़ेगी। कपड़ा 2 साल पहन लेगा, 5 साल पहन लेगा, लेकिन मकान ऐसा है जो न केवल अपने लिए तैयार करता है, बल्कि पीढ़ियों तक के लिए आदमी प्लान करता है। तो ठाकुर जी ने वहां भी सेवा ही कार्य दिया था कि किसी को छत और डिग्निटी देने का एक सौभाग्य हमें मिला हुआ था। तो वहां तो कर ही रहे थे, बट फिर भी एक मन में पीड़ा थी कि कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, क्या और किया जा सकता है। बस उसकी सतत मन में विचार था, और वो कोरोना के समय पे ईश्वर ने उसको पूरा किया, और आज लगभग 6 साल हो गए, देखते देखते अंतरराष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम ये बन चुका है। तो मजा आ गया आपकी बात सुन के, और कई नई जानकारियां भी मिल गई मुझसे कि आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए, और आप इस मकान वाले कार्य को, जो कि नॉर्मली ये माना जाता है विशुद्ध व्यापारिक काम है, इसको आपने एक बड़े से सेवा कार्य की तरह जोड़ लिया है, और आप उसको आई एम श्योर आप और लोगों से डिफरेंट तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आप में भाव ऐसे हैं, तो आई एम श्योर आप भी वैसे ही कर रहे होंगे। तो मजा आ गया आपकी बात सुन के। तो इसी सेवा कार्य पे, और आपका जो लोगों को घर दे रहे हैं, किसी को पिया का घर मिल रहा है, किसी को पिता का घर मिल रहा है, किसी को बेटी का घर मिल रहा है, तो इसी पे रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं और फिर आगे बातचीत को जारी रखते हैं। श्योर श्योर। अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, खाबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, खाबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में।
का बहाना ढूंढता है, ढूंढता है एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में खाबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। हाँ तो गुप्ता जी वेलकम बैक। तो अब जी। ये बताइए गौ माता के बारे में अब हम बात करते हैं। अधिकांश लोग गौ माता को केवल एक रिलीजियस एक एंगल होता है जिससे हम उनको देखते हैं, लेकिन आपने इसके पर्यावरणीय और आर्थिक पक्ष को भी सामने रखा है। तो ये कैसे विकसित हुआ कब से? ये क्या कोई ट्रिगर था ऐसा है जो आपने सोचा? क्या इसके बारे में बताइए। हाँ जी, जुड़े हुए तो देखिए गौ माता से बचपन से ही थे। जब ये पढ़ा था कि गौ माता हमारी विश्व की माता, गाओ विश्वस्य मात्र, ऋग्वेद में लिखा है गाओ विश्वस्य मात्र, गाय विश्व की माँ है। तो एक भाव मन में था। पर 2015 में मुझे सौभाग्य मिला सर एमडी पंचगव्य करने का, जो 3.5 साल का पार्लियामेंट्री बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करवाती है। और वहां गोबर गोमूत्र से 250 तरह के प्रोडक्ट बनाने सीखे। और पहला प्रोडक्ट जो डेवलप किया वो देशी गाय के गोबर से बनी हुई कागज पर छपने वाली मेरी किताब है, जिसे दुनिया की पहली किताब बनने का दर्जा हासिल हुआ। और 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड इस बुक ने अपने नाम किए। और 2022 में अमेजन बेस्ट सेलर का अवार्ड भी इस बुक को मिला। अरे वाह, क्या दोबारा बताइए सर, ये मेरी बात थोड़ी समझे। गोबर से किताब का कागज बना है, कुछ इसके बारे में बताइए। अच्छा पहले तो ये बताइए कि ये जो आप इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं ये क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, क्या है कुछ? हाँ जी, मैं आपको बताऊं, राजीव भाई दीक्षित का आपने नाम सुना होगा। जी सुना है। जिन्होंने अपने आयुर्वेद पे और स्वास्थ्य पे बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ बोला। उनका एक सपना था। पंचगव्य एक शब्द है सर, आयुर्वेद का एक पार्ट है पंचगव्य, जिसमें गाय के जो 5 गव्य होते हैं, गोबर, गोमूत्र, घी, दूध और दही, इनमें आयुर्वेदिक औषधियां मिला के जीवन की ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं हो सके। तो वहां मुझे एमडी पंचगव्य करने का सौभाग्य मिला। ये जो नाम के आगे डॉक्टर, ये पीएचडी वाला नहीं है। जैसे एलोपैथी के डॉक्टर, होम्योपैथी के डॉक्टर, ऐसे में पंचगव्य का डॉक्टर हूँ। और इन एज ऑफ 53 फिट एंड फाइन हो सर। तो मुझे कॉम्प्लीमेंट भी मिलता है एज का। तो वो केवल गौमाता के गव्यों के प्रभाव से है और सहज जीवन जी रहे हैं। तो वहां मुझे लगा उन 250 प्रोडक्ट में से क्या ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो यूनिक बन सके। तो हमारे एक मित्र हैं जो गोबर से कागज बनाते हैं। तो कोरोना के समय में जब 1.5 महीने लगभग फ्री थे, तो उस ज्ञान को मैंने लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे, और एक बुक लिखी। उसको प्रिंट करवाना था। मुझे ये था कि इसकी लगभग 10,000 प्रतियां प्रिंट करवा के जन जन तक बांट दूं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप कोशिश करो, थोड़ा महंगा पड़ेगा, कम प्रतियां छपवाओ, लेकिन इस किताब को मैं ऐसे कागज पे छाप दूं जो आपको विश्व की पहली किताब बन जाए। हमने ट्राई किया और 10 दिन के अंदर ही सर वो पूरा हुआ। और 12 अगस्त 2020 को ये बुक विश्व इतिहास में पहली बार पब्लिश हुई, जिसको वर्ल्ड की फर्स्ट बुक बनने का दर्जा हासिल हुआ। इसमें पेड़ नहीं लगने दिए हमने इसके कागज में। ये जो कागज है ये गाय के गोबर से ही बने हुए हैं। ओके, अच्छा। इसलिए इसको विश्व की पहली पुस्तक बनने का दर्जा हासिल हो गया। जीवन में पहली किताब लिखी और ठाकुर जी की कृपा से उसको वर्ल्ड की फर्स्ट बुक बनने का दर्जा हासिल हो गया। इसको हमने नाम दिया गौमय ज्ञान सागर। ये गौमाता के ज्ञान का खजाना है। वाह जी। तो इसमें जो भी बात ने लिखी है वो 250 प्रोडक्ट्स के बारे में और उसका मतलब तरीका या प्रोसेस बताया है। उसका जो कंटेंट है किताब का वो क्या है? जो इसके पंचगव्य है, गाय का जैसे गोमूत्र है, क्या वैल्यू है, क्या हमारी लाइफ में कैसे हम फिट हो सकते हैं, गोबर क्या वैल्यू है। एक छोटा सा उदाहरण मैं उसमें कई बार देता हूं कि कैसे गाय भगवान का दर्जा प्राप्त की। भगवान शब्द है वो वैसे भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि, नैसे नीर। ये 5 ही शब्दों से बना हुआ है भगवान। और आप विशेषता देखिए, हम भी भगवान इसीलिए है क्योंकि हमारा जो शरीर है वो इन्हीं पंच तत्वों से बना हुआ है, भूमि, गगन, वायु, आकाश और नीर। तो यानी हर व्यक्ति में भगवान है। अब गाय कैसे भगवान हुई? क्योंकि गाय के 500 गव्य जो हैं वो पंच तत्वों के प्रतीक है। अगर हम गोबर की बात करें तो भूमि तत्व का प्रतीक, यदि हम दूध की बात करें तो जल तत्व का प्रतीक, यदि हम घी की बात करें तो अग्नि तत्व का प्रतीक, यदि हम गौमूत्र की बात करें तो वायु तत्व का प्रतीक। तो इस तरह 500 जो गव्य है वो पंच तत्व के प्रतीक है।
और वो भी भगवान ही बनाते हैं, इसलिए गौ माता भगवान के सदृश। वंडरफुल, मजा आ गया आपकी बात सुन के। और आपने जो किताब लिखी है वो गोबर से कागज बनाया है, वो भी सुन के मजा आ गया। कागज, जो वेस्ट कागज होते हैं उनसे तो मैंने देखा है कि रद्दी से बनाते हैं कागज वगैरह, वो सांगानेर में भी बहुत बनता है, लेकिन ये आपने नई बात बताई। तो चलिए, एक नया गाना सुनने से पहले मैं थोड़ा सा ये और जानना चाहता हूँ, वेस्ट टू वेल्थ, कचरे को संपदा बदलने की जो बात है, ये इसके पीछे क्या थॉट है आप? देखिए, अगर दुनिया में हम बात करें तो एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो कचरा इकट्ठा कर रहा है। बाकी हर जीव जो इस दुनिया में पैदा हुआ है ना, उसका हर अंग तक जीवित में भी और मरने पे भी काम आ जाता है, लेकिन ये हमारी विडंबना है, मनुष्य केवल और केवल कचरा बनाने का काम कर रहा है। मतलब प्रकृति और पर्यावरण सब ठीक करते हैं, लेकिन हम कचरा बना रहे हैं। अब वक्त आ गया, कोरोना ने सिखाया कि इस कचरे में से भी, आप कहते हैं ना, आपदा में से अवसर कैसे निकलता है। तो कोरोना के समय हमको ये समझने में मौका मिला कि कचरे को भी संपदा में बदला जा सकता है, और उसी को हमने कोशिश की कि गोबर, जो वैसे तो कहते हैं सर गौ में वसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है, लेकिन हमने उसको ढेर लगा दिए गौशालाओं में, गोबर वैसे पड़ा है। तो प्रयास हुआ कि क्या ये गौ में वसते लक्ष्मी को हम साकार कर पाएंगे, और उसी का एक प्रयास किया, और उससे हमने गौ में संविदा बनाई, जो पराली, देशी गाय के गोबर और हवन सामग्री के मिक्स से विश्व के इतिहास में पहली बार इस कंपोजिशन से हमने लकड़ी बनाई। भारत सरकार से उसका पेटेंट लिया, और अब अंतिम संस्कार जैसा कार्य, जो कि 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण है, जिसपे लोग बात भी करने से कतराते हैं, ठाकुर जी ने हमें वो सौभाग्य दिया, उसको हम सफलतापूर्वक संपन्न करवा रहे हैं, और पेड़ बचाने का कार्य हमसे बन पा रहा है। बहुत 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 बढ़िया, मजा आ गया आपकी बात सुन के। और पर्यावरण से संबंधित जो आपकी सोच है वो भी बहुत ही इफेक्टिव है। तो चलिए, इस बात पे रुक के हम एक गाना सुनते हैं, और फिर आपका ये जो अगली जो टॉपिक आप डिस्कस करना चाह रहे थे, संवेदनशील, उस पर हम बात करना चाहेंगे डिटेल में। निश्चित जी। एक पॉज लेते हैं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे जमीन, सुहाना सफर और मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। हाँ, तो डॉक्टर गुप्ता, अब वेलकम बैक। अब आ रहे हैं, एक बहुत ही सेंसिटिव नेचर की बातचीत है, लेकिन बहुत ही जरूरी है आज के समाज में। तो पारंपरिक लकड़ी की चिताओं के स्थान पर ये जो गौ काष्ठ आधारित शवदाह बनाने का विचार, ये कैसे आया? क्योंकि ये बहुत ही एक तरह से अलग का विचार है। जी जी जी। कोरोना का दौर हम सबने झेला, और उस समय एक दिन अखबार में खबर पड़ी कि लकड़ियां नहीं मिलने की वजह से 2000 से ज्यादा शवों को नदियों में बहा दिया, रेत में दफना दिया। तो थोड़ा सा मन में पीड़ा हुई कि आज तो जैसे तैसे लकड़ियां मिल गई, कल को लकड़ियां नहीं मिलेगी तो क्या हम अपना 16वां अंतिम संस्कार ही बंद कर देंगे? और उसी विचार ने जब पल्लवित रूप लेना प्रारंभ किया, तो मैंने विकल्प ढूंढने शुरू किए, मोक्ष धामों में जाना शुरू किया कोरोना के टाइम ही। और केवल जयपुर नहीं, नागपुर, भोपाल, इंदौर, दिल्ली, बॉम्बे पीपीई किट पहन पहन के गए। एक जुनून चढ़ा कि क्या हम इस दौर को परिवर्तित कर सकते हैं, बिना लकड़ी के अंतिम संस्कार करवा सकते हैं। तो ओवरऑल रिसर्च में उसको भी मैंने बुक में लिखा फिर, कि कैसे भारत में 1 करोड़ अंतिम संस्कार प्रतिवर्ष होते हैं,
हर अंतिम संस्कार में 2 पेड़ काट के जला दिए जाते हैं। उन 2 करोड़ पेड़ों के कट के जलने से 90 लाख टन CO2 एमिट हो रही है इंडिया में एवरी ईयर, जो ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कारण है। पर चूंकि धर्म का काम है इसलिए कोई बोलता नहीं है और कोई विकल्प भी नहीं दे पा रहे थे, तो बस वो ईश्वरीय कृपा से वो घूमते घूमते सारा रिसर्च करते हुए पता चला इलेक्ट्रिक और गैस वाले आज भी 2% हो रहे हैं, 98% आज भी वही पारंपरिक तरीके से लकड़ियों के जलाने से हो रहा है। फिर एक पीड़ा और मन में उठी, पहले मोक्षधाम गांव खेड़े में बिल्कुल बाहर होते थे, आज शहर में घरों के बीचों बीच मोक्षधाम और उसके चारों तरफ घर है। एक बॉडी सर बर्न होती है तो हजारों तरह की गैसेस निकलती है जहरीली उसमें से, और हम और हमारे बच्चे अगर वो जहरीली गैस सूंघेंगे तो कैसे कैंसर नहीं होगा। तो मन में बस एक पीड़ा थी, ईश्वर ने मौका दिया, रास्ता दिया और एक ऐसा विकल्प ढूंढ लिया कि अब उसमें एक टुकड़ा भी लकड़ी की आवश्यकता नहीं होती है। और जो ये 90 लाख टन CO2 एमिट हो रही है, ईश्वरीय कृपा रही तो अगले 5 साल में भारत में इसको नेट जीरो पे ला देंगे सर। वो कार्य हम कर चुके हैं सफलतापूर्वक। तो ये तो बहुत ही मैं मानता हूँ आपकी जितनी बातें सही है, लेकिन अब ये बताइए कि जब इस विचार को आपने लोगों के सामने आप रखते हैं तो कैसी प्रतिक्रिया होती है, क्या रिस्पॉन्स होता है लोगों का? क्या कुछ सामाजिक ऐसे चैलेंजेस तो नहीं आते हैं, सामाजिक या धार्मिक इस टाइप के कोई चैलेंजेस लोग करते हैं? क्या विचार है लोगों का इसके बारे में? सफलता के लिए मैंने 2 चीजें महसूस की जीवन में। एक तो अगर किसी में तकलीफ नहीं आ रही है तो वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, जो काम सहज हो जाए वो बड़ा काम है ही नहीं। दूसरा, यदि आपको लोग पागल नहीं समझने लगे, मुझे इन चीजों का बहुत सामना करना पड़ा शुरू में, पहले घर में भी करना पड़ा, परिवार में करना पड़ा कि जब मैंने विचार दिया तो घर परिवार में कहा पागल हो गए क्या, अंतिम संस्कार से रिलेटेड क्या दिमाग लगा रहे हो, ये अपना काम थोड़ी है, ये तो दुनिया जो कर रहे हैं करने दे, अच्छा भला आपका काम चल रहा है, क्यों परेशानी उठाना। पर चूंकि कहते हैं ना, सनक जब सवार होती है और पागलपन जब जुनून की हद तक आ जाएगा तो निश्चित मानिए सफलता के द्वार हमारे लिए अपने आप खुल रहे होते हैं। उन दिनों जब मोक्ष धामों पे गया, जहां भी बात की, 2 शब्द मैं इसमें डिफर करूंगा। आपने कहा एक गोकास्ट, ये एक्चुअली गोबर से बनने वाली सामान्य लकड़ी है जिसका ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू 2500 होता है, 2500 जलाने की क्षमता, और बॉडी की बर्निंग के लिए 3000 का मिनिमम GCV चाहिए, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। अब गोबर से अंतिम संस्कार हो तो जाता था, ये भी 2015 में मैंने ही शुरू करवाया था हमारी गौशालाओं में, बट वहां प्रॉब्लम आ रही थी, बॉडी में अस्थियां चिपक जाती है। फिर जो तीसरे दिन फूल चुनने जाते हैं तो लकड़ी से तोड़ तोड़ के निकालने पड़ते हैं, तो वो बड़ी पीड़ादायक चीज है कि मरने के बाद भी आप लकड़ियों से कूट रहे हैं। तो उसके विकल्प के रूप में हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, गौमय समिधा। उसमें पराली मिलाई, जो अगेन भारत की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पराली मिलाई, गाय का गोबर मिलाया, उसको पवित्र बनाने के उद्देश्य से हवन सामग्री मिलाई और नाम दिया गौमय समिधा। गौमय का मतलब गोबर, समिधा का मतलब यज्ञ करने योग्य पवित्र लकड़ी। इसका भारत सरकार से पेटेंट कराया, स्टार्टअप इंडिया में इसको रजिस्टर्ड करवाया, और आपको मुझे बताते हुए आश्चर्य है कि जहां स्टार्टअप में आजकल 99% टेक्नोलॉजी, AI बेस्ड सॉफ्टवेयर उनके चलते हैं, ये गोबर का अकेला पहला ऐसा स्टार्टअप MIIC MNIT में गया जहां डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल जहां भी गया, हर जगह ये आइडिया फर्स्ट आया सर, और वर्ल्ड के टॉप 40 इनोवेटिव आइडिया में सेलेक्ट हुआ। ये तो बहुत बढ़िया बात है। इनफैक्ट मेरी भी थोड़ी लर्निंग हुई, मैं समझ रहा था आप जो यूज करते हैं वो गौकास्ट यूज करते हैं, वो गौमय समिधा आप यूज करते हैं। जी ओके। अच्छा, जनरली वो जो छाने की जगह आजकल मैंने देखा है जब अंतिम क्रिया होती है तो वो लंबी गौकास्ट देते हैं आजकल। आदर्श नगर में गया था अभी, तो वहाँ भी बट उसमें जो प्रॉब्लम आती है कि 3rd डे जब हम फूल चुनने जाते हैं ना, तो वो अस्थियां चिपक जाती है एक्चुअली। तो वो फिर निकालने में, तोड़ के निकालते हैं, पीड़ा है, तो इसलिए उसको अपग्रेड करने के लिए अपन ने गौमय समिधा बनाई। इसके प्रोडक्शन में एक प्रॉब्लम और थी, गोकास्ट जो बनती है वो 50-1000 रुपए की मशीन से तैयार हो जाती है, और प्रतिदिन जो है लगभग 2000 किलो गीले गोबर से लकड़ी बनती है, जो सूख के 500 किलो रह जाती है। मेरे लिए चैलेंज ये था, अगर मैं केवल गोकास्ट को प्रमोट करता तो जयपुर के अंतिम संस्कार के लिए 90 मशीनें चाहिए थी, 270 लोग चाहिए थे, बीघाओं में जमीन चाहिए थी, फिर वो गर्मियों में 5 दिन में सूखती है, सर्दियों में 8 दिन में, बारिश में उसको गोबरेला खा जाता है, गोबर का कीड़ा। तो ये मेरे लिए ऐसा था कि मैं इस प्रोजेक्ट को शुरू करता, पहली स्टेज पे ही फेल हो जाता। तो मैंने इसको अपग्रेड करने के लिए, ब्रिकेट्स कहीं बन रहे थे,
जो पराली के बनते भी हैं, उसको अपग्रेड करके गोबर मिला के, हवन सामग्री मिला के और गोमय समिधा बनाया, जिसका 25,000 किलो पर डे का प्रोडक्शन है। केवल 2 मशीनें अगर लगती है तो पूरे जयपुर के अंतिम संस्कार उससे करवाए जा सकते हैं। अभी 1 मशीन लगी हुई है और इधर निकलता है, इधर काम में ले लीजिए, सूखा हुआ निकलता है बिल्कुल बाइंडिंग के साथ। That's wonderful. तो ये टोटली सक्सेसफुल प्रोडक्ट है हमारा। तो आपने, अच्छा चलिए, मुझसे बहुत सारे हर शब्द कराए हैं, तो कोई ऐसा जी। खास अनुभव या ऐसा कोई एक्सपीरियंस या मेमोरेबल कोई आपके साथ है, यादगार जी। चीज जो आपको हमारे साथ शेयर करना चाहें? पहले मुझे भी पता नहीं था, लेकिन एक बार जब मैंने एक अंतिम संस्कार करवाया तो एक वहां कोई पंडित जी थे, ये गरुड़ पुराण वगैरह और ये बांसते हैं, तो उन्होंने कहा गुप्ता जी आज आपने एक जबरदस्त काम किया। मन का क्या? बोले ये जो जाने वाले हैं ना, आपने इनको लोक ऋण से बचा लिया। तो मैंने बोला भाई अच्छा। ये क्या होता है? तो उन्होंने मुझे बताया और उस चीज ने मुझे बहुत प्रभावित किया कि इतना अच्छा काम अगर अपन से बन पड़ रहा है तो ये ठाकुर जी की कृपा है। उन्होंने कहा जीवन में 5 तरह के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण और लोक ऋण। देव ऋण का मतलब जो देवताओं ने हमें ये अद्भुत शरीर दिया है उनका एक ऋण है, तो हम अच्छे काम करके उससे मुक्ति हो लेते हैं। पितृ ऋण का मतलब जब हम संतानोत्पत्ति करते हैं तो पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। देव जो और लोक ऋण ऐसा ऋण है जो इंसान पे जाते जाते चढ़ता है। ये जो पहले 4 ऋण है इनको तो हम जीवन में उतार देते हैं, पर जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारे लिए 2 पेड़ काट दिए जाते हैं सर। तो हम प्रकृति को नष्ट कर रहे होते हैं, उसका हम भुगतान एक तरीके से कर सकते हैं, या तो जीते जी 10 पेड़ लगा दें, जो अमूमन हर आदमी लगा नहीं पाता। फिर लोक ऋण चढ़ने पे जब हमारी मृत्यु होती है, अगर हमारा दोबारा जन्म होता है तो चूंकि हम प्रकृति को नष्ट करके गए तो हमें प्रकृति जन्य रोग होते हैं। आज जितनी बीमारियां हैं ना, ये सब प्राकृतिक तत्वों की कमी के रोग है सब शरीर में। तो मुझे ये खुशी हुई कि अब अगर जिसका गौमय समिधा से अंतिम संस्कार होगा उसके लोक ऋण नहीं चढ़ेगा। अगर भावीवश उसका दोबारा जन्म हुआ तो कम से कम प्राकृतिक तत्वों की कमी के रोग उसके शरीर में नहीं होंगे। बहुत बहुत बढ़िया लॉजिक है। और ये इनफैक्ट अगर जो लाइफ स्टाइल डिजीज है वो क्या है, ये सब प्रकृति के वजह से ही हमारे लाइफ स्टाइल डिजीज हो रही है, जिनको आज हम अंग्रेजी में लाइफ स्टाइल डिजीजेस कहते हैं। मजा आ गया आपकी इस बात को सुन, लोक ऋण की बात। चलिए यहाँ रुक के एक गाना सुनते हैं बढ़िया सा, फिर आगे बातचीत जारी रखते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं क्या ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। जाइयो पिया हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हाँ गुप्ता जी, तो आपको बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, विश्व रिकॉर्ड भी आपने बनाए हैं, तो कोई बताइए इसमें कोई बहुत आपके बहुत ही दिल के करीब हो, उसके बारे में कुछ बताना चाहें तो बताइए। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ सर, हर सम्मान, कहते हैं ना मान का पान भी भला, हर सम्मान मेरे लिए प्रिय है। पर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो थे इसकी भी अद्भुत कहानी की मैंने कई बार मैं पढ़ता था पेपर में, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, इन्होंने बनाए, और ईश्वरीय कृपा से पिछले 1 साल में 25 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, अलग अलग घटनाओं इवेंट्स के माध्यम से। अच्छा,
जिसमें नगर निगम के साथ मिलकर हमने योग और यज्ञ का कार्यक्रम किया। उसमें 11.25 घंटे तक इसी गौ में समिधा से नॉन स्टॉप यज्ञ चला। और मजेदारी की बात बताएं सर, दिन भर धूप थी, खूब धूप थी, टेंट लगा के यज्ञ हुआ, गर्मी थी। शाम को जो पूर्णाहुति होने लगी, अपने आप घटाएं घिरी और जबरदस्त बरसात हुई। लोगों ने कहा आपका यज्ञ सफल हो गया। कहते हैं यज्ञ के अंत में अगर बारिश आ जाए तो सफल हो जाता है। उसमें 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे बने। फिर 72 फीट का एक रावण बनाया प्रतापनगर में, गौ में पेंट उस पे किया, गौ में समिधा से जला। उस दिन पूरे भारत में बारिश थी। दिल्ली का रावण गला, कोटा का रावण गला, जयपुर में आदर्श नगर का रावण गला। और हमारे प्रताप नगर का आप देखिए, मैं ईश्वरीय कृपा को उस दिन मान गया। मेरे घर से कंटिन्यू फोन आ रहे थे कि वो आपके रावण दहन हो गया क्या, आंधी तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है। पर भैरव सर्किल जहां पे हमारे रावण दहन था, उससे 1 किलोमीटर की परिधि में एक भी बूंद पानी नहीं था और बाकी सब जगह बारिश जबरदस्त। अगेन वहां पे ठाकुरीय कृपा महसूस हो गई कि ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद है। और उस दिन 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले। फिर गाय के लिए हमने दौड़ करवाई, 25,000 लोग दौड़े भारत में पहली बार, 3 वहां मिले। फिर हमने एक भोजन वाला जीरो, मोदी जी ने एक निवेदन किया था जनता से, 10% तेल घी कम करें अपने भोजन में से। हाँ बिल्कुल। मैंने खंडेलवाल समाज के साथ मिलकर बसंत पंचमी पे 3,000 लोगों के लिए 58 तरह के आइटम बनाए जिनमें तेल और घी था ही नहीं। और 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड उसको मिले। फिर एक हेल्थ का महाकुंभ कराया, 7 उसमें मिले और 6 इस बुक को मिले। ऐसे 25 वर्ल्ड रिकॉर्ड। और 19 जनवरी को दैनिक भास्कर ने इंडिया के टॉप 29 नेगेटिव हीरो में सेलेक्ट किया। तो ये ठाकुर जी की कृपा है कि अपने कार्य को रिकॉग्निशन मिल रहा है और धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। भाई वाह गुप्ता जी, ये तो अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। तीनों शब्द ही आपके लिए कहने चाहिए, क्योंकि एक साल में इतने आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। और ये रावण वाली बात तो बहुत ही जोरदार बताई कि आपने वहाँ बारिश नहीं हुई और आपका उसका अंतिम संस्कार बहुत अच्छी तरह से कर दिया आपने। क्योंकि गल जाता तो वो जल नहीं पाता, पर वो जला और समिधा से उसका अंतिम संस्कार हुआ सफलतापूर्वक। बहुत बढ़िया, ये बहुत जोरदार बात है। चलो, संविदा मतलब फिर उसमें क्या, अब मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे, उसमें पटाखे भी फिट किए थे और ये संविदा भी फिट ग्रीन, वो भी ग्रीन पटाखे, जो ग्रीन क्रैकर्स आते हैं आजकल, वो वाले, क्योंकि बिना पटाखों के क्या हो, जलता तो लोगों को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। 50,000 लोगों की उस दिन उपस्थिति थी और सबने बड़ा एंजॉय किया कि ये पहली बार गौ में रावण हमने जलता देखा और उससे वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। ये ऐतिहासिक काम हो गया, पूरे वर्ल्ड में पहली बार था जब इस तरीके का कार्यक्रम हुआ। वाह भाई वाह, कमाल है, कमाल। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ रुक के इसी रावण की बात पे एक गाना सुन लेते हैं और फिर अब करीब करीब आखिरी पायदान पे हम आ गए हैं और फिर थोड़ी सी बातचीत और। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। हाँ गुप्ता जी, थोड़ा सा अब हम आगे का विजन के बारे में बात करना चाहेंगे। अब ये जो आपका अभियान चल रहा है, इसको आगे बढ़ाने में रिलीजियस लीडर्स है, मीडिया है, शिक्षण संस्थान है, इनकी भूमिका क्या हो सकती है और किस तरह से आगे बढ़ सकता है?
बहुत बढ़िया। इसका भी मैं बता दूं, हमने एक संकल्प पत्र अभियान प्रारंभ किया है जिसमें हम 11-12 के बच्चे, क्योंकि यही हमारे भारत के भविष्य है आने वाले दिनों के, तो हमने उनको शामिल किया है और ये पूर्णतः निःशुल्क है। और मोटिवेट करने के लिए हमने कहा कि जो भी बच्चा, ये सब ऑनलाइन है और निःशुल्क है, ऐप है इसका, उसकी पूरी डिटेल है, उसका वीडियो भी बना हुआ है जो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी है। और उसमें हमने 1 करोड़ लोगों से अंतिम संस्कृति के लिए संकल्प पत्र भरवा रहे हैं कि हम कोई सा एक गोगव्य काम में लेंगे और जैसे भी हो पर्यावरण को बचाने का प्रयास करेंगे। हमारे इस प्रोडक्ट की यूएसपी और है कि ये हम निःशुल्क देते हैं सर, इस लकड़ी का हम पैसा नहीं लेते सर लोगों से। अच्छा अच्छा। हाँ सर, ये निःशुल्क है, क्योंकि एक मन में भाव था, आज भी हमारे गांव में यदि किसी की डेथ हो जाती है तो हर घर से लोग 5-5, 7-7 कंडे और लकड़ियां ले जाते हैं। और हम शहरी जिंदगी जीने में इतने मशगूल हो गए कि यहाँ मरने वाले की लकड़ी का भी व्यापार हो रहा है। तो मन में एक पीड़ा थी कि क्या हम इसको निःशुल्क कर सकते हैं, वो हुआ और हजारों लोग हमारे साथ जुड़ गए। कोई भी, इसमें भी हमारा एक सिस्टम है कि कोई भी व्यक्ति जो हमें एक फिनरल का कंट्रीब्यूट करता है, बदले में उतने ही एमआरपी के काउ प्रोडक्ट हम उनके घर भिजवाते हैं। हम फ्री का कंट्रीब्यूशन नहीं लेते और ये सिस्टम एवरग्रीन चले, इसके लिए अंतिम संस्कार में कार्बन क्रेडिट के लिए अप्रूव होने वाला वर्ल्ड का पहला प्रोजेक्ट अपना बन चुका है। आने वाले दिनों में अंतिम संस्कार यहाँ होंगे और पैसा हमारे पास इंटरनेशनल लेवल से आएगा सर। अच्छा, ओके। नीरी तो भारत सरकार से अपना जी। ओके ओके। तो मतलब अगर आपके क्या एक एनजीओ चला रहे हैं, जो भी संस्था आप चला रहे हैं, उसमें अगर कोई कंट्रीब्यूट करे इस कार्य के लिए, तो वो क्या मॉनिटरली या फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है? हाँ जी, वो कर सकते हैं, बट हम वो हेल्प ऐसे नहीं लेते, बदले में उतने ही एमआरपी के काउ प्रोडक्ट या हेल्थ सर्विसेज हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं, फ्री का कंट्रीब्यूशन नहीं लेते हम। और उसी से आपका काम जी, तो बहुत बढ़िया बात। जी। तो आपने कोई जगह स्थान बना रखा है जहाँ ये सब मैन्युफैक्चर होता है, बनता है, क्या है वो, क्या है, किस इसके लिए हमने नगर निगम से एमओयू किया और जयपुर के 11 मोक्षधाम गोद ले लिए हमने, एमओयू करके टेक ओवर कर लिए हैं। वहां पे वेयर हाउस बन चुके हैं और अब समाज हमारे साथ आने लग गए। जैसे B2 बाईपास मोक्षधाम है, इसमें सर्व समाज आ गया है। आपके महेश नगर मोक्षधाम, उसमें खंडेलवाल समाज आ गया है। सीकर रोड पे अग्रवाल शेखावाटी समाज आ गया है। इनके साथ मिलकर हमने 20-20 साल के लीज लेटर जारी करवा लिए मोक्षधामों के लिए। मतलब अगले 20 साल के लिए उस मोक्षधाम का डेवलपमेंट और मैनेजमेंट का काम समाजों के साथ मिलकर हमने ले लिया। हम भी जानते हैं जब समाज हमारे साथ किसी काम में जुड़ गए तो फिर वो सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता फिर। बाकी नीरी भारत सरकार से टाई अप हो गया है और हमने एक ऐसी चिमनी डेवलप कर दी, आधी तो ये लकड़ी खत्म कर देती। पॉल्यूशन भी नेट जीरो पे कैसे लाएंगे, अगर आप मुझे मौका दे तो 1 मिनट में एलाबोरेट करूं जी। अभी 600 किलो, 500 से 600 किलो लकड़ी लगती है सर अंतिम संस्कार में। तो आधा तो हमने किया, मेरी जो गौमय संविदा है हमारी, वो केवल 300 किलो ही लगती है, यानी आधा पोल्यूशन तो हमने यहाँ खत्म कर दिया। फिर इस लकड़ी का हमने NABL भारत सरकार की लैब में टेस्ट करवाया तो 30% पोल्यूशन कम होता है, यानी 50 का 30, 15%, पर 35% अभी भी हवा में जा रहा था। अब मेरे लिए चैलेंज ये, अगर पूरा ही कार्बन रोक दिया तो पेड़ पौधों का भोजन खत्म हो जाएगा और जाने दिया तो हमारे और हमारे बच्चों की सांसों में जाएगा। तो इसके लिए 3 साल पहले मेरी भारत सरकार से हमने अप्रोच किया, उनको पूरा प्रोजेक्ट समझाया और एक चिमनी डिजाइन की। उस बचे हुए धुआं को वो चिमनी अपने अंदर सक करती है, पानी में वाटर स्क्रबर लगाए, वो सारा कार्बन और गैसें उस पानी में आ जाती है। अब जो धुआं निकल रहा है वो टोटली पॉल्यूशन फ्री है और वो पानी कार्बन का पानी बन गया जो पेड़ पौधों में खाद के काम आएगा। बहुत बढ़िया, आपने तो बड़ा साइंटिफिकली इसको स्टडी भी किया है और उसका सॉल्यूशन भी निकाला है। कई सब लोग समस्याएं तो ढूंढ लेते हैं लेकिन उनका सॉल्यूशन नहीं निकालते, लेकिन आप उसकी हर चीज पे जा रहे हैं कि मतलब मिनिमम 0 पोल्यूशन हो। बिल्कुल आपका ये उद्देश्य है। बहुत बहुत सुंदर। एक फील्ड ऐसा हो जिसमें हम नेट जीरो पे, मोदी जी ने जो वहां पे 112 देशों का जब हुआ था तब उन्होंने कहा था कि हम भारत को नेट जीरो पे लाना चाहते हैं कार्बन उत्सर्जन में। तो हमने कहा जी एक फील्ड हम भी पकड़ ले जहां पे अकेले मोदी जी तो कर नहीं पाएंगे तो जनता को भी साथ आना पड़ेगा। तो किस फील्ड में हम कर सकते हैं वो फील्ड मैंने चुना और उस फील्ड में अपना एक प्रयास दे रहे हैं। बाकी ठाकुर जी की कृपा आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब बस सिंपल मेरे को एक लाइन में कोई एक संदेश दे दीजिए श्रोताओं के लिए जिससे हम आज की इस बातचीत को यहाँ इसका कंक्लूड कर सकें। जी, ईश्वर ने अगर हमें मानव जीवन में भेजा है
तो जीवन में कुछ ऐसा कर जाए, कोई भी हो, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, ऐसा काम कर जाए कि हम रहे या नहीं रहे, हमारा होना सार्थक हो जाए। चलिए, तो डॉक्टर सीताराम गुप्ता जी, आज की इस अत्यंत एक्साइटिंग और थॉट प्रोवोकिंग और प्रेरणादायी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने हमारे लिए समय निकाला और हमारे से बातचीत की, हमें बहुत अच्छा लगा। और ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, नई बातचीत है, लेकिन जब तक मीडिया में बातचीत नहीं होगी तब तक ये विचार आगे कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल सही सर, आपका भी धन्यवाद कि आपने अपने पोर्टल पर मुझे ये मौका दिया। तो मैं भी बहुत बहुत आपका आभारी हूँ इस बात के लिए, क्योंकि आपके माध्यम से जितने लोगों तक ये बात पहुंच पाएगी तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम होगा, तो आप भी उसके सहभागी है सुनने के। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी आगामी प्रयासों के लिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने इस कार्यक्रम को मिस कर दिया हो तो आप इसे प्लेटफॉर्म स्टेशन पर दोबारा सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम हमारा रीब्रॉडकास्ट भी होता है, तो आप इसको मिस मत करें। पहली बात तो ये है, लेकिन अगर मिस कर जाए तो इसको दोबारा भी सुनते हैं। मैं आलोक कुमार आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायी शख्सियत के साथ में। नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे, आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना न भूलिएगा।